बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का भूगोल भूगोल का जो पेपर होने वाला है भारत का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो उसका जो पहला प्रश्न है, भारत के भौतिक विभाजनों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जितने भी भौगोलिक स्थलाकृतियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उनका भौतिक विभाजन है उसके बारे में भी अपन विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, इसको अच्छे से कर लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अच्छे से कर लेना, डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना उसको। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दूंगा, वहां पर आपको अन्य वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो आप सबको पता है भारत देश है, उसकी जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। हम पूरी दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश की भौगोलिक दृष्टिकोण से आने वाले देशों में से हैं और जनसंख्या में 2011 की जनसंख्या के हिसाब से अपन दूसरे स्थान पे हैं और वर्तमान के डाटा के हिसाब से हम पहले स्थान पे आते हैं। तो और साथ के साथ हमारे देश में सिर्फ जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टिकोण से ही हम सिर्फ बड़े नहीं है, बल्कि हमारा जो भौगोलिक दृष्टिकोण है उसमें और हमारी संस्कृति में काफी बड़ा भेदभाव जो अंतर भी देखने को मिलता है। अगर आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाओ तो पहनावा, खाना पीना, त्योहार, बोली भाषा सब बदल जाती है। सिर्फ ऐसे ही नहीं, सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं, अगर आप एक राज्य के अंदर भी रहते हो तो एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो भी भाषा, बोली, पानी, खान पान है वो बदल जाता है। तो हम इतनी विविधताओं से भरे हुए देश हैं जिसका भूगर्भीय संरचना व उच्चावच के पर्याप्त भिन्नता है। और भारत में अगर ये सिर्फ जो संस्कृति में ही आपके सामने जो बदलाव नहीं देखने को मिलता है, हमारा जो भूगर्भीय जो स्थितियां हैं उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। जहां अगर अपन सिर्फ राजस्थान की बात करें, भारत देश की भी नहीं बात करें, तो एक तरफ रेगिस्तान देखने को मिलता है जहां पर आप देखोगे तो सूखे की समस्या होती है। वहीं झालावाड़ आपके सामने, जो झालावाड़ हो गया, टोंक हो गया, बूंदी हो गया, यहाँ पर आपके सामने अक्सर नदी नालों में उफान देखने को मिलता है और वहां पे बाढ़ की समस्या भी देखने को मिलती है ना। एक तरफ भारत में, एक तरफ अलवर भरतपुर में आपको सामने जो मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है, वहीं यहाँ पर अजमेर, थोड़ी सी दूर जाओगे अजमेरी क्षेत्र में आपको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा और थोड़ी दूर जाओगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो भारत में जो स्थल कृतियां हैं उसमें भी काफी ज्यादा भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पे भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक विभाजनों में बांटा गया है। और इन्हीं सब, अगर अपन भिन्नताओं की बात करें तो भारत है उसको कुल अलग अलग प्रकार की 6 भौतिक जो विभाजन है उनके आधार पर इनका विभाजन किया गया है। पहले विभाजन की बात करें, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहला प्रदेश कौन सा आपके सामने, उत्तरी के अंदर जो पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं जिसमें हिमालय पर्वत मुख्यतः है। विशेषताओं की बात करें, यह विश्व की सबसे ऊंची और नवीनतम वलित पर्वतमाला है जो भारत की उत्तरी सीमा और पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। तो अगर भारत की अपन शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको पता भाई उत्तर से शुरुआत होती है किसी भी चीज की। तो सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है उत्तरी दिशा में क्या देखने को मिलता है, आपके सामने जो हिमालय है वो देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत आपके सामने जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान से लेकर या म्यांमार तक चलती है, जिसमें भारत में आपके सामने पंजाब में भी है। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपके सामने उत्तराखंड, फिर जो आगे अपन जाते हैं सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश तक इसका फैलाव देखने को मिलता है, जिसकी सीमा उत्तरी सीमा और पश्चिम से लेकर पूर्वी तक फैली हुई है। इसमें 3 समानांतर श्रेणियां, तो इसमें अलग अलग प्रकार की 3 समानांतर आपको श्रेणियां देखने को मिलती हैं। पहला है महान हिमालय। सबसे पहले हिमालय कौन सा है, महान हिमालय। अब महान हिमालय के आगे लिखा होता है हिमाद्री, है ना। क्या तो महान हिमालय बोलते हैं या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री के नाम से क्यों जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस पे यहाँ पर आपके सामने सबसे जो ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं, है ना। और हर समय यहाँ पर बर्फ रहती है। तो इसका जो औसतन अगर ऊंचाई की भी बात करें तो 6000 जो मीटर है उससे ऊंची आपके सामने चोटियां देखने को मिलती हैं। और इसी के ऊपर सबसे ऊंची ऊंची जैसे K2 हो गया, आपके सामने कंचनजंगा हो गया, आपके सामने जो माउंट एवरेस्ट हो गया, ये जो सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो इसमें ही देखने को मिलती हैं। इसका विस्तार आपके सामने नेपाल में भी देखने को मिलता है। नेपाल में सारी ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। अगला है लघु हिमालय। उसके बाद में जो हिमाद्री हिमालय है उसके बाद में ये ऐसे हैं, 3 पैरेलल लाइंस है, मतलब ऐसे वाली लाइंस।
समझ में आ गया। सबसे पहले जो सबसे ऊंचे वो हिमाद्री है और महान हिमालय है जो सबसे उत्तरी दिशा में। फिर बीच की जो आपके सामने देखने को मिलता है वो लघु हिमालय होता है, जिसको अपन हिमाचल हिमालय व उत्तराखंड हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जहां पर आपके सामने थोड़ा कम ऊंचाई वाला क्षेत्र देखने को मिलता है और यहाँ पर अक्सर आपको दून भी दिखाई देते हैं, जैसे देहरादून हो गया आपके सामने, जो जैसे उस वक्त दून एक समतल क्षेत्र होता है जहां पर क्या बसावट भी की जा सकती है। और लास्ट में आपको देखने को मिलता है आखिरी क्षेत्र शिवालिक वाला क्षेत्र, जो बिल्कुल कम ऊंचाई है, जिसका विस्तार आपको सामने पूर्वोत्तर में लगभग देखने को मिलता है। महत्व की बात करें, भारत को मध्य एशिया की जो सबसे ठंडी हवाओं से बचाने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है भाई, हिमालय का कार्य क्या है, अब आपको पता है। जो रशिया की बात करें और उसके बाद चाइना की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडा प्रदेश है। समझ में आ गया, मध्य एशिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। आपको जो साइबेरिया देश का नाम सुना होगा, रशिया है, आपको वहां पे हमेशा ठंड रहती है हर वक्त। चाइना में भी ठंड रहती है, लेकिन उस ठंडी हवाएं आती हैं जो पोलर रीजन से आपके सामने, उसको रोकने का कार्य कौन करता है, आपके सामने हिमालय कार्य करता है। और भारत की जो जलवायु है उसको ठंडी के बजाय उष्ण कटिबंधीय बनाने का कार्य करता है। साथ के साथ मानसून पवनों को रोकने का भी काम करता है। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत में जो इतनी जो वर्षा देखने को मिलती है वो नहीं मिलती। क्यों? हिमालय की एक तो ऊंचाइयां इतनी है कि इससे जो बादल है वो टकराकर भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हो, चाहे पंजाब का क्षेत्र हो, चाहे आपके सामने यूपी बिहार का क्षेत्र हो, यहाँ पे बरसात करने का भी कार्य करता है। साथ के साथ इसके अंदर काफी मात्रा में ग्लेशियर वगैरह भी पाए जाते हैं, जिसके वजह से जो बारहमासी जो नदियां हैं उसको भी पानी का स्रोत पर्याप्त स्तर पे मिल जाता है। तो नदियों को जो पर्याप्त स्तर पे जो पानी है वो प्रोवाइड करवाने का काम भी इसी का है, क्योंकि ग्लेशियर से जो पानी है वो आपके सामने पिघलता है और इससे गंगा, जो सिंध नदी हो गई आपके सामने, ब्रह्मपुत्र जैसी 3 भारत की प्रमुख नदियां इसी कारण से पैदा होती हैं। और अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी नदियां तो है ही। वन संपदा और जैव विविधता से भी भरपूर है। तो आपको पता है भाई, जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होगा, वहां पे वन संपदा मिलना तो एक आवश्यक बात है। और इससे पर्यटन और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत की कितनी ज्यादा जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो आपके सामने कहाँ पर देखने को मिलती हैं, हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो इससे क्या होता है, आपके सामने जैव विविधता भी है, पर्यटन और जल विद्युत के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया आपके सामने। अगला क्षेत्र है उत्तरी मैदान, जहां पे सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान देखने को मिलते हैं। दूसरा भूभाग है उत्तरी मैदान। अब हिमालय से अपन थोड़ा नीचे की तरफ आए तो हिमालयन जो नदियां हैं उनके द्वारा, वो हिमालय से निकली ग्लेशियर से उनका जो पानी था उन्होंने लिया, और वहां से क्या है वो अपने साथ मिट्टी का बहाव लेकर लेकर आती हैं। जब तेजी से बहती हैं आपके सामने हिमालय से, पहाड़ी क्षेत्र से, तो अपने साथ कंकर पत्थर लेके आते हैं, वो घिसते चले जाते हैं, कुछ मिट्टी को अपने साथ लेकर आती है। वो मिट्टी जैसे मैदानी क्षेत्र पे आती है तो भाई मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में तो ढलान देखने को मिलती है जिस वजह से स्पीड होती है नदी की। पहाड़ी क्षेत्र में जैसे आती है तो आपके सामने उसका जो पानी का बहाव कम हो जाता है और मिट्टी है जो बहकर आई थी वो मैदानी क्षेत्र में छोड़ देती है। तो ऐसे इस प्रकार से वहां पर क्या होते हैं, एक जो मैदान है, जो उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है भारत में, जिसको सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान से जाना जाता है। तीनों हिमालयन नदियां हैं। विस्तार से पढ़ेंगे इनकी क्या विशेषताएं हैं। ये हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाया गया जालो जालोड निष्पक्षों से निर्मित एक विशाल समतल मैदान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं वो अपने साथ कुछ मिट्टी, कुछ सील्ट, कुछ गाद है वो अपने साथ लेकर आती हैं, जिससे क्या होता है, आपके सामने एक विशाल जो मैदान है उनका निर्माण होता है। और ये क्या है, दुनिया के सबसे बड़े आपके सामने जलोढ़ के जो मैदान है उनमें से एक है ना। इसमें भी अलग अलग पाए जाते हैं, खादर, बांगर और आपके सामने तराई के मैदान के नाम से जाना जाता है। 3 भाग होते हैं इसके भी, खादर, बांगर और आपके सामने तराई, जो उत्तरी जो मैदान देखने को मिलते हैं, जहां पर जो सबसे ज्यादा नवीनतम देखने को मिलती है।
इसमें से जो नदियों के द्वारा आपके सामने जब नदियां आती हैं मैदानी क्षेत्र में, और उसके द्वारा जो बाढ़ है भाई आती है काफी ज्यादा। पहले तो गर्मियों के मौसम में थोड़े संकीर्ण नदियां होती हैं, वो संकीर्ण हो जाती है, थोड़े ही क्षेत्र में बहती हैं। लेकिन जैसे आपके सामने जो मानसून आता है, तो वो नदियां, उसका बहाव क्षेत्र वो काफी बड़े क्षेत्र में हो जाता है, और उस क्षेत्र में वो मिट्टी अपने साथ बहाकर लाई हुई वहीं पर छोड़ के चली जाती है। तो वहां से दो प्रकार की आपके सामने भूभाग का मिट्टियों का निर्माण होता है। एक होती है खादर और दूसरी होती है भांगर। तो जो खादर होती है वो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा बाढ़ के समय जो नवीनतम मिट्टी लाकर छोड़ी गई, उसको खादर के नाम से जाना जाता है। और भांगर वो मिट्टी होती है जो आपके सामने जो पुराने समय में आपके सामने जो मिट्टी है जो बाढ़ के मैदानों से निर्मित हो गई थी, उसको भांगर के नाम से जाना जाता है। खादर नई मिट्टी होती है, भांगर आपके सामने जो ए, पुराने समय की मिट्टी होती है। उसके साथ आपके सामने बीच का जो क्षेत्र होता है, उसमें जहां पर कंकर पत्थर भी आपको थोड़े थोड़े देखने को मिलते हैं, उसको तराई के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन खादर व भांगर इसके दो मुख्य भाग होते हैं। अगले वाला महत्व की बात करें, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अगर आप उत्तरी मैदानों की बात करें, तो नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, वो भारत की सबसे ज्यादा आपके सामने उपजाऊ मिट्टी होती है, जहां पर सबसे ज्यादा कृषि देखने को मिलती है। पर्याप्त मात्रा में जल भी उपलब्ध हो जाता है भाई। ऐसी आपको पता है, ऐसे जो नदियों के द्वारा अब नदियां बारहमासी नदियां अगर बहती हैं, तो इससे क्या हो जाता है, आपके सामने जो जल की उपलब्धता भी हमेशा बनी रहती है। भूजल है, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होती रहती है, और आपके सामने जो जल है वो भी अच्छे से उपलब्ध होता रहता है। कृषि सिंचाई के लिए भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं चलाई जाती हैं। साथ के साथ समतल भूभाग देखने के कारण यहाँ पे कृषि हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि होती है, जहां अधिकांश खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। और इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, आपके सामने ऐसा भूभाग होता है जहां पे अधिकतर खाद्यान्न से गेहूं, चावल, जो गन्ना है ना, इस प्रकार की जो फसलें हैं जो ज्यादातर लोग खाने के लिए उपयोग में लेते हैं, उनका अधिकतर क्या किया जाता है, उनको उगाई जाती है। साथ के साथ जहां पर अच्छी उपजाऊ जमीन हो, अच्छी कृषि होती हो, और पानी की उपलब्धता भी आसानी से हो जाए, तो इस प्रकार के क्षेत्र में क्या है भाई, पुराने बसावट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जनसंख्या भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और प्राचीन समय में जैसे मगध जैसे साम्राज्यों की स्थापना भी यहीं पर हुई थी। तो बहुत ज्यादा प्राचीन सभ्यताएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है, और सघन जनसंख्या भी देखने को मिलती है। अगले वाले भूभाग की तरफ बढ़े, तो अगले वाला भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेचो। विशेषताएं हैं, यह भारत का सबसे बड़ा भूभाग है और सबसे प्राचीन भूभाग के नाम से इसको जाना जाता है, जो त्रिभुजाकार उत्तरी मैदानों के दक्षिण में है। तो अब क्या होता है आपके सामने, जैसे अपन ने हिमालय देख लिया, हिमालय के बाद में अपन ने देखा उत्तरी मैदान, तो अब अपन बढ़ते हैं दक्षिण की तरफ। मध्य प्रदेश में आपके सामने जो नर्मदा नदी के पास का जो भूभाग आता है, जहाँ पे पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है, और ये ट्राइंगल शेप में देखने को मिलता है अक्सर। जो कहाँ पे आपके सामने जो उत्तरी मैदान है उसके दक्षिण में देखने को मिलता है, जहां पे अग्नि और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। हुआ क्या, यहाँ पे प्राचीन समय में ज्वालामुखी हैं, वो ज्वालामुखी फटती हैं, और उनका जो लावा है वो यहाँ पर व्यवस्थित रूप से जाकर जम जाता है, और जिससे क्या होता है, पठारों का निर्माण होता है। यहाँ पर केंद्रीय उच्च भूमि जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार भी देखने को मिलता है। तो जो मालवा का पठार है, महाराष्ट्र का बुंदेलखंड वाला पठार है, वो देखने को मिलते हैं। और दक्कन का जो पठार होता है, जिसमें पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट में विभाजित किया गया है। तो अलग अलग प्रकार के आपके सामने पठारी क्षेत्र देखने को मिलते हैं, और ये पठार क्षेत्र में खास करके बुंदेलखंड और मालवा का जो पठार है, उनमें सबसे ज्यादा खनिज संपदा भी देखने को मिलती है। खास करके जो बिहार का जो पठारी क्षेत्र है, रांची का पठार का क्षेत्र है, वहां पर भी काफी ज्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलते हैं, खनिज देखने को मिलते हैं। महत्व की बात करें, यहाँ पे खनिज बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे लो एस की खानें हो गई, उड़ीसा, बिहार, झारखंड आपके सामने, ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज है वो देखने को मिलते हैं पठारी क्षेत्र के अंदर। कोयला, मैग्नीज व बॉक्साइट के भंडार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और ये जो पठार है, इस पठारी क्षेत्र में आपके लावा के वजह से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी की विशेषता यही होती है कि वो अपने अंदर सबसे ज्यादा नमी धारण कर सकती है, स्वयं जुताई हो सकती है, जिसकी आपको जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी जैसे उसके ऊपर पानी लगता है वो चिपचिपी हो जाती है, और उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, जिसके कारण उसका जो नमी है वो जाती नहीं है, और जिससे कृषि के लिए वो हमेशा उपयुक्त रहती है।
तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा यहाँ पर कपास की खेती होती है और इसी वजह से इस क्षेत्र में आपके सामने किसका ज्यादा उद्योगों का निर्माण, सूती वस्त्र उद्योग का उसका बहुत अच्छे से निर्माण हुआ। साथ के साथ इस क्षेत्र से आपके सामने जो विंध्याचल पर्वत भी जो श्रृंखला देखने को मिलती है इसी क्षेत्र में, वहां से अनेक प्रकार की जो नदियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती नदी हो गई, साथ के साथ अगर अपन बात करें गोदावरी नदी हो गई, वो इन सब क्षेत्रों से निकलती है। अगले वाले भूभाग की तरफ अगर अपन बाढ़ में बढ़े अगले भूभाग की तरफ, तो हमने देख लिया आपके सामने जो सबसे पहले उत्तर की तरफ हमने देखा हिमालय को, फिर अपन बढ़े और नीचे की तरफ आए तब अपन बढ़े आपके सामने मैदानी क्षेत्रों की तरफ, फिर अपन ने पठारों को भी देख लिया। अब अपन पढ़ेंगे भारत की और राजस्थान का जो भूभाग है मरुस्थलीय क्षेत्र। ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, मतलब जो अरावली पर्वतमाला है उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें आपके सामने क्या देखने को मिलता है, जो शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश देखने को मिलता है, मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ पे जो बरसात है वो बहुत कम होती है और यहाँ पर आपके सामने मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण अरावली क्षेत्र भी है। अरावली क्षेत्र के कारण होता क्या है, अरावली के जितने भी जो मानसून आता है वो उसके पूर्वी दिशा में, बादल उसके पूर्वी दिशा में टकराते हैं। एक तो वो सीधी है एकदम राजस्थान में, तो लगभग बादल तो सीधे निकल जाते हैं मानसूनी हवाएं, लेकिन कुछ बस्ती हैं वो टकराती हैं, वो पूर्वी दिशा में बरसात करते हैं, जिस कारण वहां पे अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर जैसे क्षेत्र में किसके मैदानों का निर्माण होता है आपके सामने, और उसका जो पश्चिमी क्षेत्र होता है वहां पर कम बरसात होती है, इस कारण वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर रेतीले मैदान पाए जाते हैं जिनको बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। स्तूप तो आप समझते हो ना, बड़े बड़े टीले होते हैं उनको बोला जाता है, जहाँ पे ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ जो हो गया उनके कुछ नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, तो बड़े बड़े टीले होते हैं जिनका निर्माण होता है, मिट्टी के बड़े बड़े दौरे हैं उनका निर्माण होता है। साथ के साथ यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। अगर राजस्थान की औसत वर्षा की बात करें, तो 150 मिलीमीटर के नाम से भी कम होती है। और अगर जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां से तो 30 से लेकर 50 एमएम से भी कम बरसात देखने को मिलती है। महत्व की बात करें, यहाँ पर राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी विशेषता यही है कि यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर जो खाद्यान्य फसलें हैं उसमें मोटा अनाज मुख्यतः उगता है, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, आपके सामने मक्का हो गया, इस प्रकार की फसलें मुख्यतः देखने को मिलती हैं। साथ के साथ पशुधन की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर पशुधन भी आपको देखने को नहीं मिलता है। ऊंट हो गया, भेड़ हो गया, बकरी होगी, इस प्रकार के पशुधन जो कम सीमित संसाधनों में कम जल के अंदर भी अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, उस प्रकार के पशुधन ही देखने को मिलता है। साथ के साथ सौर और पवन ऊर्जा की भी पावर जो पर्याप्त संभावना है भाई इस क्षेत्र होता है। यहाँ पर आपके सामने जो आंधियां हो गई, बहुत अच्छे आंधियां भी चलती हैं काफी ज्यादा, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा का भी काफी स्कोप है और सौर ऊर्जा का तो है ही। मरुस्थलीय क्षेत्र है, काफी ज्यादा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, ना कोई इतने ज्यादा आपके सामने लोग रहते हैं, तो जमीन भी काफी ज्यादा है और हर समय आपके सामने जो सूर्य की किरणें उनकी उपलब्धता रहती है, तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की पर्याप्त स्तर पर यहाँ पर संभावनाएं हैं। साथ के साथ आपके सामने बाड़मेर, जैसलमेर वाले क्षेत्र में पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है वहां की काफी ज्यादा फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और वैसे भी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। इंदिरा गांधी नहर ने कुछ क्षेत्रों को कृषि जैसा संभव बनाया गया और उसके बाद में राजस्थान सरकार, जो पंजाब हो गया, उनकी जो संयुक्त परियोजना है आपके सामने, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसके तहत राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, खास करके गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर वाला और चूरू का कुछ क्षेत्र है जहाँ पे मरुस्थल देखने को मिलता है, वहां पे इंदिरा गांधी नहर ने क्या किया है, पानी जो आया है और उससे वहां से कृषि संभव हुई है। अब लास्ट व आखिरी जो आपके सामने जो मैदान है, तटीय मैदान। अब तटीय मैदानों की तरफ अपन बढ़ने वाले हैं। प्रायद्वीपीय पठारों की ओर बढ़े तो प्रायद्वीपीय पठारों के अगर आप पश्चिमी व पूर्वी तट पे, आपके सामने ये प्रायद्वीपीय पठार, ये भारत है, ये प्रायद्वीपीय पठार, तो इसका जो किनारों वाला इलाका है यहाँ पर आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं, तटीय क्षेत्र देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भारत के पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है और पश्चिमी अगर अपन दिशा में देखें आपके सामने तो आप जो अरब सागर या हिंद महासागर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो तटीय मैदान देखने को मिलते हैं, जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान
जो पश्चिमी दिशा के अंदर तटीय मैदान है, जिसमें गुजरात का कोंकण व मालभार तट देखने को मिलता है। गुजराती तट हो गया, कोंकण का तट आपके सामने महाराष्ट्र का तट हो गया, और खास करके गोवा के तट को कोंकण के तट के नाम से जाना जाता है। मालभार का आपके सामने तट देखने को मिलता है, जहां पे आपके सामने जो केरल का जो क्षेत्र है उसको मालाबार के जो तट के नाम से जाना जाता है। और ये संकरा व कटा फटा आपके सामने है, जबकि पूर्वी तट है उत्कल, उत्तरी सरकार व कोरामंडल चौड़ा व अधिक नदियों द्वारा निर्मित है। क्योंकि इधर का गुजरात और कोंकण वाला जो तट है वो कटा फटा क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं इनके द्वारा जो ज्वार मुख का निर्माण होता है, ये एक तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, दूसरी बात पश्चिमी दिशा के अंदर हिंद महासागर में बहुत, जो आपके सामने अरब सागर में बहुत कम नदियां गिरती हैं, जो बड़ी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नदियां यहाँ पर नहीं गिरती हैं। और जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर इतना बड़ा जो ज्यादा चौड़ा इसीलिए क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती जैसी, गंगा आपके सामने जैसी बड़ी नदियां हैं वो कहां पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और बड़े, और इनकी खासियत भी यही कि डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिससे बड़ा तटीय क्षेत्र का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो यह आपके सामने इसके महत्व की बात करें इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र में मुख्यतः मछली पकड़ना, चावल की खेती, नारियल के बागान देखने को मिलते हैं। तो भाई समुद्र के किनारे होने वाले जितने भी आपके सामने जो कार्य होते हैं वो आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें मछली पकड़कर लोग अपना जीवन यापन करते हैं, चावल की खेती की जाती है, बंदरगाहों का विकास किया जाता है, जहाँ पर व्यापार व वाणिज्य के भी केंद्र है, जहाँ पे आपके सामने कलकत्ता का जो बंदरगाह है, उड़ीसा का जो बंदरगाह है, आपके सामने जो मुंबई का बंदरगाह है, उस जैसे कुछ बड़े बंदरगाह देखने को मिलते हैं। मालाबार व कोरामंडल जैसे आपके सामने दो बड़े बंदरगाह तटबंध है, जहाँ पे आपके तट है, जहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापार देखने को मिलता है। अगले वाला भूभाग है द्वीप समूह। भारत में दो द्वीप समूह मुख्यतः देखने को मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार। तो भारत में अगर द्वीप समूह की बात करें तो दो जगह मुख्यतः हैं, उसमें से बंगाल की खाड़ी में आपके सामने कौन देखने को मिलता है? अंडमान निकोबार देखने को मिलता है, और अरब सागर में आपके सामने लक्षद्वीप है वो आपके सामने देखने को मिलता है। तो जहां जो अंडमान निकोबार का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? ज्वालामुखी व विवर्तनिक मूल से हुआ है, जबकि जो परवाल भित्तियों से आपके सामने लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। तो अंडमान निकोबार है उसको क्या, वहां पर उसमें अलग अलग प्रकार की ज्वालामुखियों का विस्फोट होता है, और ज्वालामुखी के विस्फोट से जैसे लावा जम गया तो एक स्थल कृतियों का निर्माण हो गया, छोटे छोटे स्थल कृतियों, वो द्वीपों का निर्माण हो गया, और उसको अंडमान निकोबार के नाम से बोलते हैं। और लक्षद्वीप है वो आपके सामने परवाल भित्तियां हैं, उनसे घास फूस हो गया या फिर समुद्री जो अपशिष्ट होता है, छोटे छोटे जो मुंगेरी चट्टाने होते हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाते हैं, और उससे एक स्थलकृतियों का निर्माण हो जाता है, द्वीपों का निर्माण हो जाता है, उसको प्रवाल भित्ति बोलते हैं, उससे लक्षद्वीप का निर्माण होता है। महत्व क्या है रणनीतिक सैन्य में? तो एक तो भाई भारत का जो क्षेत्र, भारी क्षेत्र है, उसके ऊपर सैन्य गतिविधियों करने के लिए या फिर और भी रणनीतिक रूप से महत्व है। जैव विविधता, खास करके अंडमान निकोबार और आपके सामने जो लक्षद्वीप है, इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पे पर्यटन भी काफी ज्यादा लोग जाते हैं, और प्राकृतिक बंदरगाह भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपके सामने कुल 6 प्रकार के जितने भी भौतिक विभाजन थे वो मैंने अच्छे से करवा दिए हैं। कैसा लगा आपका वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर करना। धन्यवाद।